टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और यहीं बार बार पूछा जाता है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए चलिए इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बन रहा है। तो पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट ओवन जो है ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो हुई थी 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब होगा यंग इटली की स्थापना जो है मेजिनी ने किया था। कौन किया था? मेजिनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपका जवाब होगा यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी था। अगला क्वेश्चन है इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता जो था नेपोलियन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है या कौन था? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण का तलवार जो था गौरीबाल्डी था। कौन था? गौरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी में वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो आपका जवाब होगा बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये था बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश थे? तो ये कौन देश था? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रिया जो है ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। वो नहीं चाहता था कि क्या हो ऑस्ट्रिया इनका एकीकरण हो। अगला क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये जवाब होगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो आपका जवाब होगा फ्रांस की प्रमुख क्रांति का कारण जो था निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है ऑप्शन डी यानी रूसों को कहा जाता है। कौन कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा किस सभा में की गई थी? तो ये की गई थी संविधान सभा में। किस सभा में? संविधान सभा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो आपका जवाब होगा फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 को हुआ। 4 अगस्त 1789 को हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था बुब्रो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुब्रो वंश के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता की पालना कहा जाता है यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत बना? तो ये बना किसका? यूनान का। किसका? यूनान का।
अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? तो ये था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, बिस्मार्क पारसा का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है पारसा का चांसलर जो बना 1862 में। कब बना? 1862 में। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हिगेल की विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था वियना सम्मेलन? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पारसा का शासक था। कहाँ का शासक था जी? पारसा का शासक था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू किया गया 1804 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन ए। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखते हैं, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो आपका जवाब होगा, मेटरनिख का पतन जो हुआ था ये हुआ था 1847 ईस्वी 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? तो मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनारी से था। किससे था? कार्बोनारी से था। अगला क्वेश्चन है, जोल्बेराइन एक संस्था थी, तो ये थी व्यापारियों की संस्था को जोल्बेराइन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जोल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जोल्बेराइन की स्थापना जो है ये की थी पारसा ने। कौन किया था? पारसा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ था? तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी? कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। कहाँ है? तो बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी म्यांमार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो म्यांमार थी। कौन? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो है कोसुथ ने किया था। कौन किया था? कोसुथ ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो हनोई की समझौता कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा, हनोई की समझौता 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, सेडेवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो आपका जवाब होगा, सेडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पारसा के मध्य हुआ था। सेडेवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? पूरा कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ये पूरा हुआ 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राज्य राइन का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई?
तुर्की की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध जो है 1853-54 में हुआ था। कब हुआ था? 1853-54 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया था? तो लौह रक्त नीति ये बिस्मार्क ने किया था, उसका अवलंबन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गौरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? गौरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1919 में हुई थी वर्साय की संधि। अगला क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान जो है ये है फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए जो है लॉर्ड वायरन जो है शहीद हो गया। अगला क्वेश्चन है गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गौरीबाल्डी पेशा से क्या था? नाविक था। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ? तो आपका जवाब होगा सेडान युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कहा था मेटरनिख ने। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये काउंट काबूर ने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आपका जवाब होगा ये हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध, 1870 में फ्रांस और पारसा के युद्ध ये हुआ था सेडान में। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और रूस देश के साथ। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है तिनसिन, कैंटन, हिचोमिन, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में जो है शासन स्थापित हुआ था कौन? संवैधानिक शासन स्थापित हुआ, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।